हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है दंतोत्पत्ति। तो सबसे पहले हम दंतोत्पत्ति से यही समझते हैं कि दंत की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ रहे हैं शिशु के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दंत की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दंत की उत्पत्ति अस्थि और मज्जा धातु से दंत की उत्पत्ति होती है। दंत की उपधातु होती है अस्थि और दंत का निर्माण काल होता है 8 मास के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे दंत संपद और प्रशस्त दंत। प्रशस्त दंत से हम ये समझते हैं कि कौन सा दांत सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके लिए काश्यप ने एक श्लोक लिखा है जो कि है पूर्णता, समता, घनता, शुक्लता, स्निग्धता, श्लक्ष्णता, निर्मलता, निराम्यता, किंचित रोनता, दंत बंधनानां च समता, रक्तता, स्निग्धता, बृहद घन, स्थिर मूलता चेति दंत संपद उच्यते। तो इसी में प्रशस्त दंत के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि एक प्रशस्त दंत कैसा होना चाहिए। तो वो पूर्ण होना चाहिए, सम होना चाहिए, घन होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, सुलक्षण होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और उसमें निराम्यता होनी चाहिए। और जो दंत है उसका बंधन बहुत अच्छे से होना चाहिए, उनमें जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए और वो स्थिर मूलता, बृहद घन स्थिर मूलता, ये पीजी में आया हुआ है कि ये किसके लिए यूज़ किया गया। तो ये प्रशस्त दंत के लिए यूज़ किया गया है, जो कि जिसका मतलब है कि वो स्थिर होने चाहिए, तो उसे प्रशस्त दंत कहेंगे। अप्रशस्त दंत किसे कहते हैं, अप्रशस्त दंत की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अप्रशस्त दंत हीन होता है, उलवण होता है मतलब अधिक दांत होंगे, या फिर अप्रविभक्त दंत। तो अप्रविभक्त दंत बंधन से हम समझते हैं इर्रेगुलरिटी की, दांतों में इर्रेगुलरिटी होगी। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है द सदंत जन्य, मतलब दांत के साथ में दांत की उत्पत्ति होना। और नेक्स्ट है पूर्व उत्तर दंत जन्य, पहले ऊपर के दांत आते हैं, बाद में नीचे के दांत आते हैं। नेक्स्ट है वीरद दंत, मीन्स ब्लैकिश होना, सीध एकदम सफ़ेद दांत होना या असीध ब्लैकिश येलोइश दांत का होना। तो ये सब अप्रशस्त दंत के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दंत की संख्या। दंत की संख्या होती है 32। दंत की संख्या दो तरीके से बताई गई है, मतलब दंत दो टाइप से आते हैं, एक होते हैं सकृत जात और एक होते हैं द्विज। सकृत जात वो दंत होते हैं जो कि एक बार आते हैं, जिनकी संख्या होती है 8, और द्विज जो 2 बार आते हैं, मीन्स टेम्पररी टीथ, विच इज़ 24 इन नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे दंत के टाइप। तो दंत के 4 टाइप होते हैं, राजदंत, बस्त, दस्ट्रा और हानव्य। तो राजदंत की जो संख्या होती है वो 2 होती है, बस्त की 2 होती है, दस्ट्रा की 2 होती है और हानव्य की 10 होती है। ये एक जो का नंबर है जिनका टोटल होता है 16 और दोनों जो में 32 टीथ होते हैं। तो जो राजदंत होते हैं वो पवित्र होते हैं। अगर राजदंत खंडित हो जाए तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जिनके राजदंत खंडित है वे श्राद्ध नहीं कर सकते। राजदंत को सेंट्रल इंसीजर कहते हैं, बस्त को लिटरल इंसीजर, दस्ट्रा को कैनाइन और हानव्य को मोलर। ये मॉडल से कोरिलेट किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दंतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो दंतों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, विच इज़ सामुदक, संवृत, विव्रत और दंत संपद। तो जो सामुदक होते हैं उनमें नित्य क्षय की अवस्था में रहते हैं दंत। संवृत जो होते हैं वो अधन्य और मदिष्ट होते हैं। विव्रत जो है नित्य लालच, राव और सदा रोगी। और दंत संपद जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो दंत संपद के द्वारा की हुई उत्पत्ति, दंतों की हुई उत्पत्ति, वो दंत सबसे श्रेष्ठ होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दंतोद्भेद जन्य रोग। तो दंतोद्भेद जन्य रोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका लिए श्लोक लिखा गया है दंतोद्भेद सर्वरोग आयतनम। इसका अर्थात है बच्चों में सभी रोगों का कारण दंतोत्पत्ति के समय दंतोद्भेद होता है। इसके कारण से विशेष रूप से बच्चों में निम्नलिखित रोग हो जाते हैं, मतलब कि जब दंत की उत्पत्ति होती है उन दंतों के भेद के कारण बहुत सारे रोग बच्चों में हो जाते हैं। उन रोगों में से कुछ रोग हैं जैसे कि ज्वर, कास, छर्दी, विड़भेद मतलब डेंटल डायरिया, शिरोरुजा जो कि पेन, रेडिएटिंग पेन, जब भी दांतों की उत्पत्ति होती है उसके दर्द की वजह से सिर में दर्द होने लग जाता है, या पोत की, विसर्प,
अभिष्यंद और कुकुणक, जिसमें से पोत की, अभिष्यंद और कुकुणक को काश्यप ने आई डिसऑर्डर कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो दंतोत्पत्ति की चिकित्सा, उस समय जो रोगों की उत्पत्ति होती है उनकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है। तो उसके लिए लिखा गया है, दंतोद्भावेषु रोगेषु न बालकम अतियंत्रेत स्वयं उपशाम्यन्ति जात दंतस्य यद्गदा। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, न बालकम अतियंत्रेत स्वयं उपशाम्यन्ति को ये पीजी में पूछा भी जाता है कि ये किसकी चिकित्सा है। तो ये दंतोत्पत्ति के समय जो भी रोगों की उत्पत्ति होती है उसकी चिकित्सा है। तो इसका अर्थात है कि बालकों में दंतोत्पत्ति के समय यह अतियंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोग स्वयं शांत हो जाते हैं। अन्य चिकित्सा है प्रतिसारण। प्रतिसारण मतलब जो गम्स होते हैं उन पर जो भी चून या जो भी बताए गए हैं उनको रगड़ना। तो सबसे पहले पीपली चूर्ण को मधु में मिलाकर उसका प्रतिसारण कर सकते हैं, धात की पुष्प चूर्ण को मधु में मिलाकर, और वचा, पाठा, कुटकी, अतिविषा जीवनीय गण के द्रव्यों को मधु के साथ मिलाकर दंतपाली पर रगड़ना। नेक्स्ट है श्वेत पुष्पी निर्गुंडी को बालक के गले में बांधकर, ये भी चिकित्सा पहले के टाइम पे मानी जाती थी। और नेक्स्ट है योग। तो कौन से योग देने चाहिए जब दंतोत्पत्ति के समय रोगों की उत्पत्ति होती है उसमें, तो काश्यप घृत और दंतोद्भेद गदांतक रस। तो जो काश्यप घृत है इसके लिए पूछ लिया जाता है कि ये किसकी देन है, तो ये अष्टांग संग्रह में इसका वर्णन किया गया है और ये वाग्भट की देन है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अब हम पढ़ेंगे टीथ। तो मॉडर्न में दंत को टीथ कहते हैं। टीथ के दो टाइप्स होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। अब हमने आयुर्वेदा में पढ़ा था, हम उससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हमने पढ़े थे दंत के दो भेद जो कि थे सकृजात और द्विज। तो यहाँ पे सकृजात जो है वो परमानेंट है और जो द्विज है वो टेम्पररी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इरप्शन ऑफ टेम्पररी टीथ, कि टेम्पररी टीथ का इरप्शन कब होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिलरी मीन्स अपर जो में। तो अपर जो में जो है सेंट्रल इंसीजर का इरप्शन होता है 7 मंथ्स में, लेटरल इंसीजर का 9 मंथ्स में, कैनाइंस का 18 मंथ में, फर्स्ट मोलर का 14 मंथ में और सेकेंड मोलर का 24 मंथ्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे मैंडिबुलर मीन्स लोअर जो में कब किस टीथ का इरप्शन होता है। तो सेंट्रल इंसीजर का 6 मंथ्स, लेटरल इंसीजर का 7 मंथ्स, कैनाइन का 10 मंथ, फर्स्ट मोलर का 12 मंथ्स एंड सेकेंड मोलर का 20 मंथ्स। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लोअर जो में पहले टीथ आते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे परमानेंट टीथ का इरप्शन। तो परमानेंट टीथ का इरप्शन दोनों अपर और लोअर जो में सेम ही होता है। तो सबसे पहले है सेंट्रल इंसीजर। तो 7 to 8 ईयर्स में सेंट्रल इंसीजर का इरप्शन होता है। लेटरल इंसीजर में का 8 to 9 ईयर्स में, कैनाइन का 11 to 12 ईयर्स में, कैनाइन का 11 to 12 ईयर्स में, फर्स्ट प्रीमोलर का 10 to 12 ईयर्स में, सेकेंड प्रीमोलर का 11 to 12 ईयर्स में, फर्स्ट मोलर का 6 to 7 ईयर्स में, सेकेंड मोलर का 6 to 12 ईयर्स में और थर्ड मोलर का 17 to 21 ईयर्स में। थर्ड मोलर को विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये सब इरप्शन थे जिसमें से लोअर जॉ में टेम्पररी टीथ का सेंट्रल इंसीजर का इरप्शन पीजी में पूछा जा चुका है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपका जब क्वेश्चन आता है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, तो आपको ये मॉडर्न भी उसमें लिखनी होगी। नेक्स्ट हम दंत उत्पत्ति में पढ़ेंगे दंतगत रोग। तो दंतगत रोग में सबसे पहला रोग है दंत शब्द। तो दंत शब्द का सिम्टम होता है एक तो वर्म के पेट में कीड़े हो जाने के कारण, या दंत शब्द में क्या होता है कि रुक्ष भोजन या वातज प्रकृति वाले बालक में वात प्रकोपित होकर हनु आश्य शिराओं की प्रसुप्ति कर देता है, जिसके कारण बालक रात्रि में दंत से शब्द उत्पन्न करता है, जिसे दंत शब्द कहते हैं। मतलब या तो वो रुक्ष भोजन या वातज प्रकृति वाला ज़्यादा रुक्ष भोजन का करेगा प्रयोग, तो ऑफकोर्स वात की वृद्धि होगी, मतलब वात प्रकोपित होगा। तो वात प्रकोपित होकर जो हनु मतलब मैंडिबल में जो शिराएं हैं उनकी प्रसुप्ति कर देता है, और उस कारण रात्रि में जो बालक है वो दंत से शब्द की उत्पत्ति करता है, जिसे दंत शब्द कहते हैं। अब दंत शब्द की चिकित्सा क्या है? दंत शब्द की चिकित्सा है कर्कट श्रृंगी से निर्मित तेल या घृत से अभ्यंग या कर्कट श्रृंगी से लेपन, या वृंद माधव में कहा गया है पाद अभ्यंग बताया है दंत शब्द की चिकित्सा। वृंद माधव में पाद अभ्यंग बताया है, ये क्वेश्चन पीजी में आया हुआ है कि किस रोग की
चिकित्सा है। नेक्स्ट रोग है दंत हर्ष। तो दंत हर्ष को हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी। तो इसमें भी वात दोष प्रकोपित होगा। तो वात दोष के प्रकोपित हो जाने के कारण बालक में शीत और उष्ण का स्पर्श नहीं सहन कर सकता। इस व्याधि को दंत हर्ष कहते हैं। तो इसकी चिकित्सा है धूमपान, नस्य, स्निग्ध भोजन, मांस सेवन, वात क्रिया। थर्ड रोग है दंत कंडू। तो कफ दोष के प्रकोपित हो जाने से बालक के दंत बीज में कंडू की उत्पत्ति होती है। इसकी चिकित्सा है कफनाशक चिकित्सा। और नेक्स्ट रोग है हमारा अधिदंत। अधिदंत वात दोष के प्रकोपित होने से होता है। जब वात दोष प्रकोपित हो जाता है तो वो हनु और दंत प्रदेश में जाकर धातु बीज को विभाजित कर देता है, जिसके कारण बच्चों में अतिरिक्त दंत की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे अधिदंत या वर्धन कहते हैं। कि जैसे वात दोष प्रकोपित हुआ और हम देखते हैं कभी कभी कि एक दांत के साथ में वो एक दांत दो दांत बन जाता है, जिसे अधिदंत और वर्धन कहते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि जो दंत शब्द है वो वात की प्रकोपित होने से हो रहा है, दंत हर्ष वात के प्रकोपित होने से हो रहा है, और अधिदंत वात के प्रकोपित होने से हो रहा है। सिर्फ एक रोग है जो कफ दोष के प्रकोपित होने से हो रहा है, जो कि है दंत कंडू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दंत रक्षा विधि। दंत रक्षा विधि को अगर मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं डेंटल हाइजीन। तो अब सबसे पहले दंत रक्षा विधि के अंदर हम पढ़ेंगे दंत धावन। तो दंत धावन में भी हम सबसे पहले देख रहे हैं दंत शोधन चूर्ण, जिसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। दंत शोधन चूर्ण के घटक द्रव्य बताए हैं त्रिशुगंधी तेल, त्रिकटु, सैंधव, मधु, तेजोवती का चूर्ण। इन द्रव्यों से दंत धावन करने का निर्देश सुश्रुत जी ने दिया है। नेक्स्ट दंत धावन में बताया गया है अक्र, न्यग्रोध्र, खदेर, करंज, कुकुम आदि से दंत शोधन या दंत धावन करने का निर्देश किया गया है। नेक्स्ट प्रोसीजर है गंडूश धारण। तो खदीर, लौह भस्म, त्रिफला, अर्जुन इनके क्वाथ का गंडूश धारण करने का निर्देश है। नेक्स्ट प्रोसीजर है कवल। तो आचार्यों ने बच्चों में पल्य औषधियों से कवल धारण करने का निर्देश किया है। नेक्स्ट है जीवन निर्लेखन। तो चांदी, स्वर्ण या वृक्ष की शाखा जो 10 अंगुल लंबी हो उसे जीवन निर्लेखन के लिए श्रेष्ठ, जो कि जीवन निर्लेखन के लिए श्रेष्ठ है। तो दंत रोगों में अप्रत्यय बताया गया कि दंत रोगों में क्या अप्रत्यय है, जो कि अम्ल रस, शीतल रस, रुक्ष अन्न और कठिन पदार्थ। दो, अंत रस और शीतल रस युक्त जो भी भोजन है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। रुक्षन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि रुक्षन के सेवन से वात प्रकोपित होगा, दंत रोगों की उत्पत्ति होगी। और नेक्स्ट कठिन पदार्थ नहीं का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे दांतों पे अधिक जो प्रेशर है वो ना आए। सॉफ्ट खाना खाना चाहिए, तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से च्यू होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो ये सब था हमारी दंतोत्पत्ति के अंदर, जो भी जितने भी पॉइंट्स थे वो सब। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।